जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के संपूर्ण फार्मूला को, यानी लेसन 1 से लेकर लेसन आपका 16 तक जितना भी फार्मूला बनेगा सबको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम पहले पूरा फार्मूला आपको बता देते हैं, इसके बाद हम चैप्टर 1 से आपका ऑब्जेक्टिव कराना शुरू करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में हम आपका शॉर्ट ट्रिक और साथ में लॉन्ग मेथड से कैसे बनेगा और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको पूरा फार्मूला चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक के सभी फार्मूला को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो हम रियल नंबर यानी चैप्टर 1 के सभी फार्मूले को पहले देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लेसन 1 होने वाला है। दोस्तों, हमने नोट में कुछ लिखा है, यदि किसी संख्या को शांत या अशांत पहचानना हो तो संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें। दोस्तों, कई बार आप से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 6/15 और पूछा जाता है कि बताइए ये शांत है या अशांत है। तो इसको शांत या अशांत पहचानने के लिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी संख्या को शांत या अशांत पहचानना हो तो संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी संख्या के हर में कितना दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर यह कटने वाला रहेगा तो सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। जैसे हम इसको अगर 3 से काटे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5 आ जाएगा हमारा। और 2/5 हमारा आ जाएगा दोस्तों, हम 2/5 लिख लेते हैं। और यहाँ पे बोला गया है संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करें। तो ये हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हम 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा, यानी 1 और गुना 5 हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और उसके बाद बोला गया दोस्तों, हर का अभाज्य गुणनखंड करें और उसका मान यदि 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो तो वह संख्या शांत होगी। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका 10/20 दिया हुआ है, अगर काटने वाला रहेगा तो काट लेंगे। जैसे इसमें कटने वाला है तो कट जा रहा है, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 3/16, तो हमको जानना है कि अशांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ये 8 मर्त में कटेगा, और उसके बाद फिर 2 से 4 मर्त में कटेगा, और फिर 2 से आपका 2 मर्त में कटेगा। यानी कुल मिलाकर हमारा 3/16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा, यानी नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार आपका 2 आएगा। और यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, शांत या अशांत पहचानने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद 2 के पावर m या 5 के पावर m। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग जब 3/16 में हम लोग 16 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो केवल 2 ही आ रहा है, यानी 2 का पावर 4 का मतलब हुआ 2 4 बार आ रहा है गुना में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब बट्टा में दोस्तों केवल 2 रहेगा या केवल 5 रहेगा या फिर 2 और 5 दोनों रहेगा तो वह संख्या शांत हो जाएगी। जैसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या है, तो ये शांत संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके बट्टे में जब हम लोग यानी इसका बट्टा का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें केवल 2 आ रहा है। यदि 2 के अलावा 5 भी आता तो वह शांत हो जाता। अगर यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 2/5 केवल दे दिया जाए और पूछा जाए ये शांत है कि अशांत, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि 2 के पावर m या 5 के पावर m का होगा तो वह शांत होगा। तो इस प्रकार आप शांत या अशांत का पता कर सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3 और ये आपका 15 दिया हुआ है। तो 3/15 शांत है या अशांत पहचानने के लिए, जैसे ये तो कट जाएगा, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2/7 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि शांत है या अशांत। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बट्टा में 7 है यानी यह अशांत है। जब बट्टा में 2 रहेगा और 5 रहेगा, या फिर केवल 2 या फिर केवल 5 रहेगा, तभी हमारा शांत या अशांत होगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों
कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, यानी नोट का हमारा दूसरा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, किस विधि द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है? तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कॉलन विधि के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम लोग कॉलन विधि के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, A = BQ + R, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, लिख रखे हैं आपके लिए, A = BQ + R। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। देखिए हम इसके आगे VVI + BM लिखे हुए हैं, ये बोर्ड मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यानी 0 से बड़ा और 0 के बराबर हमेशा R का मान होगा, और जो R का मान होगा वो हमेशा B से छोटा होगा, यानी जब भी B आएगा वो R के मान से बड़ा ही आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और याद रख लीजिएगा। और यदि हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव में भी आप देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज देख सकें। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है? तो भाज्य बराबर हमारा फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद दोस्तों यदि भाजक हमको निकालना है तो भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा में भागफल, इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों भागफल, यदि आपको निकालना है तो भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा में भाजक करेंगे तो हमारा भागफल निकल जाएगा। उसके बाद यदि हमको शेषफल निकालना है तो भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल करेंगे तो ये हमारा शेषफल निकल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, इसका क्या मतलब है? तो A गुना B का मतलब दोस्तों, A यानी A कोई संख्या है, जैसे हम नीचे लिख भी दिए हैं यहाँ पे, गुणनफल A गुना B, यानी A पहली संख्या B दूसरी संख्या, यानी A गुना B का मतलब A पहली संख्या है और B दूसरी संख्या है। और यहाँ पे HCF और LCM, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, या हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें देखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या का, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल 50 है, यदि उनका लसौ 20 है तो उनका मौसौ क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, हम जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या होगा उसका आंसर। तो आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा, A × B = HCF × LCM। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है हमारा Px = Gx गुना Qx + Rx। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, Px = होता है Gx × Qx + Rx। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 1 के हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है दोस्तों बहुपद, जिसका नाम बहुपद है, यानी इंग्लिश में हम इसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए हम टॉपिक वाइज इसको देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपका AX और प्लस B होता है। यहाँ पे प्लस छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, AX + B = 0। ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो यहाँ पे AX² + BX + C। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव का किताब होगा दोस्तों तो आप निकाल कर देख सकते हैं, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्वेश्चन में पूछ भी दिया गया है। बिहार बोर्ड के कुछ, यानी 2020 या 21 में ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप निकाल कर देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा,
इसमें बताया गया हर एक बात महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0 होता है। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि यदि पूछेगा आपका रैखिक बहुपद का यानी आपका घात कितना होता है, तो रैखिक मतलब 1 होता है दोस्तों और इसका घात भी 1 होता है। तो रैखिक बहुपद का घात पूछेगा तो 1, द्विघात का पूछेगा तो घात 2 हो जाएगा, त्रिघात का पूछेगा तो घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपसे जितना का घात पूछेगा आप उतना बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट में हमारा नोट नंबर फर्स्ट है, द्विघात बहुपद के शून्यक यानी मूल होते हैं अल्फा बीटा। यानी द्विघात बहुपद के यदि मूल पूछेगा तो ये अल्फा और बीटा होते हैं द्विघात बहुपद के 2 मूल। यदि त्रिघात बहुपद के मूल पूछे आपसे तो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। द्विघात बहुपद यानी 2 मूल होंगे तो अल्फा बीटा, और त्रिघात बहुपद 3 मूल होंगे तो अल्फा बीटा और आपका गामा तीनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द्विघात बहुपद के लिए ये कुछ जरूरी पॉइंट हम लोग लिख लिखे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, दिया है शून्यकों का योग, यानी यदि आपसे अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग आपसे पूछेगा तो आप सूत्र लिखिएगा माइनस का बी बट्टा में ए। ये आपका द्विघात बहुपद के योग का सूत्र होता है। और यदि आपसे दोस्तों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, हम लोग शून्यक इनको ही कहते हैं दोस्तों अल्फा और बीटा को, तो यदि शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बट्टा ए हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी बट्टा ए हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान में रखिएगा। और कई बार आपसे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग सभी फार्मूला को क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद के लिए, यानी त्रिघात बहुपद के लिए क्या फार्मूला होता है। तो शून्यकों का योग पूछेगा त्रिघात बहुपद में, तो शून्यक हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं और इसमें योग माइनस बी बट्टा ए होता है। गुणनफल पूछेगा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो गुणनफल हमारा माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। और यदि दोस्तों शून्यकों के गुणनफल का योग पूछेगा यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनका योग पूछेगा तो सी बट्टा ए हो जाएगा। तो आप इसको ही ध्यान में रखिएगा। एक और बोनस पॉइंट है दोस्तों, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। कई बार आप मैथ सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, या आपसे अलजेब्रा का भी फार्मूला पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक ही फार्मूले से दोनों को निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। और यदि आपको पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप लगा सकते हैं सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के संपूर्ण फार्मूले को देख चुके हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 3 के संपूर्ण फार्मूले को देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा लेसन 3 होने वाला है। सबसे पहले आपको दोस्तों व्यापक रूप पूछा जाता है। तो व्यापक रूप होता है हमारा ax1 प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और ax2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उसके बाद दोस्तों हमारा है ब्रज गुणन विधि। आप लोग जानते हैं इसमें ब्रज गुणन विधि भी बहुत ज़्यादा फेमस विधि है। इसमें ब्रज गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब विधि पूछा जाता है, लेकिन ब्रज गुणन विधि बहुत ही बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम इसका एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं
कि कैसे आप बीजगणन विधि के फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम यहाँ पे ट्रिक बना कर रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, x बट्टा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टा C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 बट्टा A2 B2 सॉरी दोस्तों A1 B2 माइनस A2 B1 इस प्रकार का दिया हुआ है। तो इस तरह आपसे याद नहीं होगा, तो हम आपको दो ट्रिक बता देते हैं। पहला ट्रिक है दोस्तों, आप x बट्टा लिख लीजिएगा, फिर बराबर y बट्टा लिख लीजिएगा और फिर बराबर 1 बट्टा लिख लीजिएगा। इस तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे BC लिख लीजिएगा माइनस BC लिख लीजिएगा, फिर CA लिख लीजिएगा, फिर CA लिख लीजिएगा और फिर एक के बट्टा में लिख लीजिएगा AB और फिर यहाँ पे AB लिख लीजिएगा माइनस में एक का बट्टा में। और उसके बाद दोस्तों सभी में माइनस लगा दीजिएगा और उसके बाद 12 21 फिर 12 21 फिर 12 और 21 इस प्रकार लिख लीजिएगा। या आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इससे जो लिखे हैं इसे समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको लिखना है B1 C1 A1 B1 इस तरह लिख देना है, फिर नीचे B2 C2 A2 B2 इस तरह लिख देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए B1 से आपको C2 में गुना करना है, यानी x बट्टा y बट्टा और 1 बट्टा आपको लिख देना है। उसके बाद B1 से C2 में गुना करना है। तो देखिए हम B1 से C2 में लिख दिए हैं गुना करके, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर B2 से C1 में गुना करना है और लिख देना है। फिर C1 से आपका A2 में गुना करना है और फिर C2 से A1 में गुना करना है। तो हम इसको भी लिख दिए हैं। उसके बाद आपको A1 से B2 में, तो A1 से B2 में गुना कर दिए हैं हम और उसके बाद A2 से B1 में इस तरह गुना करके आप लिख सकते हैं और इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। दोस्तों कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा इस सभी फार्मूला को। नेक्स्ट हमारा सारणी है दोस्तों। ये सारणी से भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सारणी को देखते हैं। सबसे पहले अनुपातों की तुलना है, उसके बाद ग्राफीय निरूपण, उसके बाद बीजगणितीय निरूपण, उसके बाद युग्म। तो हमारा पहला है दोस्तों A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2। तो इस तरह रहेगा A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2। तो इसमें ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, यानी केवल एक हल हो। और ये आपका संगत होगा और अविरोधी भी होगा। दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता होगा कि विरोधी होगा या अविरोधी होगा। तो हम इसमें पूरा बताने का प्रयास किए हैं कि कौन विरोधी होगा और कौन अविरोधी होगा। आप किसी भी सर का वीडियो उठाकर देख लीजिए, इसमें विरोधी और अविरोधी नहीं बताया गया है, लेकिन हम आपको विरोधी और अविरोधी भी बताते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे, यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक होगा तो आप निकाल कर देख सकते हैं कि विरोधी और अविरोधी से सवाल भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसमें हम विरोधी और अविरोधी को भी देख लेते हैं बढ़िया से। दूसरा है हमारा दोस्तों A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू नॉट C1 बाई C2। तो इस तरह रहेगा हमारा, तो समानांतर रेखा हो जाएगा, यानी एक दूसरे पे इस तरह जाएगा रेखा समानांतर, और उसके बाद कोई हल इसका नहीं होगा। जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा और ये हमारा असंगत होगा और विरोधी होगा। तीसरा है दोस्तों हमारा A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2। तो इस तरह रहेगा, तो ये हमारा संपाती रेखा हो जाएगी और इसके अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे और ये आश्रित, संगत और अविरोधी होगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ बोनस पॉइंट लिख लिए हैं दोस्तों। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती है। तो पहला विधि है दोस्तों ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा बीजगणन विधि। तो इन सभी विधियों से आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है दोस्तों, पूरा फार्मूला। चैप्टर नंबर 4 हमारा है द्विघात समीकरण, यानी इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेसन नंबर 4 के हम लोग सभी ऑब्जेक्ट यानी सभी फार्मूला को चलिए देखते हैं।
तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो ये भी आपका ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 होता है। तो व्यापक रूप का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप व्यापक रूप भी सभी का याद करते चलिएगा। उसके बाद दोस्तों है मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब b² माइनस 4ac ये जब बड़ा हो जाएगा 0 से, तो आपका दो मूल वास्तविक मूल या आपका दो भिन्न वास्तविक मूल और ये असमान होंगे। और यदि दोस्तों b² माइनस 4ac बराबर 0, तो दो समान मूल होंगे। उसके बाद है दोस्तों b² माइनस 4ac, यानी जब 0 बड़ा हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। तो आप इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आप 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा, या हम सॉल्व कराएंगे तो आप देखिएगा, उसमें भी आपसे पूछा गया है दोस्तों कि विवेकतर और विवेकचक, यानी विवेकतर और विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम डी को ही विवेकतर और विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इस सूत्र से हम विवेकतर या विवेचक निकालते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र को ही हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, ये आप दोनों नाम याद रखिएगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, या यदि आपको d मालूम रहेगा तो माइनस बी प्लस माइनस √d और बटा 2a। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 तक के सभी फार्मूला को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 5 के फार्मूला को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों हमारा समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी ये आपका लेसन 5 होने वाला है। तो चलिए हम इसके संपूर्ण फॉर्मूले को बढ़िया ढंग से देखते हैं। तो हमारा एपी का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, यानी कुछ इस प्रकार हमारा एपी का व्यापक रूप होता है। आगे है दोस्तों हमारा एन, ए एन, एस एन, ए और डी, इन सभी को किसको क्या कहते हैं। तो एन जहाँ लिखा रहेगा दोस्तों, एन हमारा पदों की संख्या कहलाता है, ए एन हमारा अंतिम पद कहलाता है, एस एन हमारा पदों की संख्या, पदों का योग कहलाता है, और ए हमारा प्रथम पद और डी सार्वअंतर कहलाता है। और दोस्तों ये ए एन जो सूचित किया गया अंतिम पद को, तो अंतिम पद को हम लोग ए एन से, टी एन से और एल से, तो हम तीनों लिख दिए आपके लिए। यहाँ पे ए एन से भी सूचित किया जाता है अंतिम पद को, एल से भी और टी एन से भी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं टी एन लिखा रहेगा इसका मतलब वहाँ पे अंतिम पद दिया है, या एल लिखा रहेगा तो उसका भी मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हमारा नोट में है दोस्तों, अगर किसी एपी में ए और डी मालूम हो तो पद निकालना है। यानी ए और डी मालूम जब रहेगा तो हम लोग कैसे उस एपी का पद निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा जाए A6 निकालने के लिए, यानी छठा पद निकालने के लिए, तो हम a प्लस 5d करेंगे तो हमारा छठा पद निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया रहेगा कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और इसका सार्व अंतर 2 है, तो इसका छठा पद क्या होगा। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके उसको निकाल सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और भी बढ़िया से इसको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इसका संपूर्ण हल भी बताएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1, यानी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा 2,5,3 इस तरह अगर एपी दिया हुआ रहेगा तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो अब हमारा डी निकलेगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा, यदि ABC AP में हो तो समानांतर माध्य यानी B बराबर होता है A प्लस C और बटा 2, यानी ABC AP में होगा तो समानांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है A प्लस C और बटा 2।
और ABC समानांतर माध्य है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको बढ़िया ढंग से समझने के लिए हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव यानी जैसा जैसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है दोस्तों, जितना फार्मूला यूज किया जाता है उसमें सभी को हम लिखे हैं, और इसको हम अब बढ़िया से ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों n। इसका मान कभी भी ऋणात्मक या बट्टा में नहीं होता है। यानी जो n होता है, n जिसको हम लोग पदों की संख्या कहते हैं, उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है और ना ही बट्टा में आएगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यानी पूछेगा आपसे AP का व्यापक पद कौन कहलाता है, तो आपका an कहलाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a अंतिम पद है। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके nवां पद, अंतिम से nवां पद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों SN का 3 फार्मूला हम लिख लिए हैं दोस्तों। इन तीनों फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। पहला है दोस्तों SN इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दूसरा है दोस्तों SN इजकल टू n/2 इंटू a प्लस an। तीसरा है SN इजकल टू n/2 इंटू a प्लस l। इन तीनों फार्मूला को हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में देखेंगे और तीनों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप इस फार्मूला को पहले याद करके रखिएगा, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो और भी आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट फार्मूला है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आज हम लोग देखे हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सभी फार्मूला को। दोस्तों हम इसका 3 पार्ट बनाएंगे। यानी एक पार्ट में आपका 1 से लेकर 5 तक का, दूसरे पार्ट में आपका 5 से 10 पार्ट का, और तीसरे पार्ट में 10 से लेकर 15 तक का। यानी 3 पार्ट में आपका पूरा फार्मूला बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पार्ट 2 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।